नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सी टेट के सेकेंड पेपर के सामाजिक अध्ययन का 16वां क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो लिस्ट ए यक्स में जो दिया गया है गण किसे कहा जाता है। तो गण जो था एक बहु सदस्यों वाला दल हुआ करता था। तो आपका ए हो जाएगा दूसरा। उसके बाद दिया है बी संघ। संघ किसे कहते हैं। तो संघ एक संगठन या समूह को कहा जाता था। तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। सी दिया है आपका श्रेणी। तो श्रेणी किसे कहा जाता था। तो व्यापारियों का जो संगठन हुआ करता था उसे श्रेणी के नाम से जाना जाता था। तो सी का हो जाएगा 4। उसके बाद है डी दे रहा है ग्राम भोजक। तो ग्राम भोजक किसे कहा जाता था। तो ग्राम के मुखिया को ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन है गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका सी सिंधु घाटी। जानते हैं इसके बारे में कि भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय छात्रों को सिंधु घाटी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो मुख्य रूप से पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया के पश्चिम भागों में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की न होकर धातुओं से निर्मित होती थी। इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक या बलबन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासक सैनिकों को टोकन यानी कि सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता था जो सोने चांदी की न होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी। इस प्रकार की मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए किया गया और यह नीति असफल हुई। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और इसकी कीमत चांदी के टके के बराबर होती थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह दिल्ली सल्तनत के तुगलक डायनेस्टी का एक शासक था। अगला क्वेश्चन है कि इमारतें और किले हमें समझने में सहायक होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए और ऊपर आपका विकल्प दिया गया है। तो पहला कह रहा है कि ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता को। दूसरा कह रहा है आपका कि राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यक समझना। तीसरा कह रहा है कि जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण को महत्व। और चौथा कह रहा है कि उस काल में लोगों का तकनीकी और परिष्कृत कौशल को। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होता है वो सी वाला होता है कि जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण को महत्व और उस काल में लोगों की तकनीकी और परिष्कृत कौशल का। बेसिक तौर पे जब आप मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे या इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो लोग बाग भव्य इमारतों का निर्माण इसलिए कराते थे जिसके जरिए वह अपने आप को शक्तिशाली दिखा सकें, अपनी सैन्य बल दिखा सकें और अपने आप को एक बड़ा राजा दिखा सकें। इसलिए भव्य इमारतों का निर्माण करते थे और साथ ही साथ जो इमारत बने हुए करते थे वह तकनीकी और कई सारे कौशलों से युक्त हुआ करते थे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला कि सी और डी जो होते हैं वह इमारतों और किलों को समझने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मराठा सेना को मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशुचारकों के दल को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है कुणबी या सूबेदार या देशमुख या पेशवा। तो बेसिक तौर पे मराठा सेनाओं को मुख्य आधार प्रदान करने वाले जो कृषक और पशुचारक के दलों को कुणबी कहा जाता था। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए कुणबी। की अगर बात करें तो कई जगहों पे इनका नाम कुर्मी भी आता है। तो यह पश्चिम भारत में पारंपरिक रूप से गैर कुलीन किसानों की जातियों के लिए लागू एक सामान्य शब्द था। इस वर्ग के लोग मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में कुणबी लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं।
अगला क्वेश्चन है नामपंथियों और सूफियों के बीच कौन सी समानताएं थी। कह रहा है आगे कि सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर नामपंथियों और जो सूफी संत थे उनके बीच में जो समानताएं थी उनके बारे में तो पहला कह रहा है कि कर्मकांडवाद का अनुसरण। तो ये लोग नामपंथी कर्मकांड को अनुसरण करते थे, नहीं सूफी कर्मकांड को अनुसरण करते थे। तो पहला वाला आपका ऑप्शन गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि श्वसन के व्यायामों का अभ्यास। तो ये लोग इस प्रकार के श्वसन के व्यायामों का अभ्यास करते थे। इस प्रकार की समानताएं दोनों में देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ ये लोग संसार को परित्याग का माध्यम बताते थे। तो यह नाथ प्रथा में भी थी और सूफी संतों में भी थी। तो आपका सी वाला ऑप्शन भी सही होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है सी, कि आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है वह बेसिक तौर पे नामपंथियों और सूफियों के बीच की समानताएं थीं। बात करते हैं नाथ संप्रदाय भारत का एक हिंदू धार्मिक पंथ है और मध्य युग में उत्पन्न इस संप्रदाय में बौद्ध, शैव तथा योग की परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। शिव इस संप्रदाय के प्रमुख गुरु एवं आराध्य हैं। भारत में अगर बात किया जाए कि सूफियों की, तो सूफियों में नाम आता है चिश्ती संप्रदाय के नींव रखने वाले मोइनुद्दीन चिश्ती ने बेसिक तौर पे सूफियों का जो था चिश्ती संप्रदाय उसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल के दौरान मध्य भारत के आदिवासियों के विषय में सही चुने। पहला कह रहा है कि उनका जीवन यापन संकट में था। तो आपका जो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जीवन यापन संकट में था, तो बिल्कुल आपका सही है कि उस समय जो थे उनका जीवन यापन बिल्कुल संकट में था औपनिवेशिक दौर में जो आदिवासी थे। दूसरा कह रहा है कि बिरसा अपने लोगों को अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों से छुटकारा दिलवाना चाहते थे। तो बिरसा मुंडा के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी स्टेटमेंट आपको सही नज़र आता है। और सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि उन्होंने अपने संघर्ष के लिए अपने तरीके और प्रतीक स्वयं खोजे थे। तो यह भी बिल्कुल आपका सही है कि जब आप बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे तो ये लोग अपने तरीकों से और अपने मतलब कि अपनी स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना खुद का एक प्रतीक चिन्ह बनाया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वाग्रहों के विरोध में आंदोलन शुरू किया गया। पहला ऑप्शन है सामूहिक यानी कि सामाजिक भोज, या अंतरजातीय विवाह, या विरोध प्रदर्शन हेतु आगे बढ़ना, या मंदिरों में प्रवेश। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी कि मंदिरों में प्रवेश के लिए 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन शुरू किया था। निचली जाति के लोगों को इसके बाद मंदिरों में प्रवेश करने और मंदिरों के कुओं से पानी भरने की अनुमति दी गई। इस आंदोलन के माध्यम से निचली जातियों को बराबरी का दर्जा दिया गया, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। अगला क्वेश्चन है आपका कि वेद समाज किन के विचारों से प्रेरित था। ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन के, या प्रार्थना समाज के, या सनातन धर्म सभा के, या ब्रह्म समाज के। तो जब हम बात करते हैं वेद समाज की, तो वेद समाज जो थे वह ब्रह्म समाज के विचारों से प्रेरित थे। तो सही ऑप्शन होता है आपका डी। बात करते हैं यहाँ पर अन्य की, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1 मई साल 1897 में की गई थी। और प्रार्थना समाज की अगर स्थापना की बात की जाए तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा 31 मार्च साल 1867 में की गई थी। आगे की अगर बात करें, सनातन धर्म अपने हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। और ब्रह्म समाज के बारे में जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी के कौन से समाज सुधारक उनके संगठनों से सही रूप से मेल खाता है। पहला कह रहा है कि विवेकानंद वेद समाज, तो जो कि आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया कि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। तो पहला वाला आपका गलत होता है। दूसरा है आपका राजा राम मोहन राय प्रार्थना समाज, तो ये भी आपका गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। केशव चंद्र सेन दिया ब्रह्म समाज, तो बिल्कुल सही है कि जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई उसके बाद ब्रह्म समाज का दायित्व केशव चंद्र सेन के ऊपर आया। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ओनली सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए
प्रेरित किया। और यहाँ पे आगे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर पहला जो कह रहा है कि आर्म्स एक्ट पारित किया गया तथा भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का मतलब कि हथियार रखने का अधिकार जो था छीन लिया गया। तो यह बिल्कुल सही है कि साल 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया था और इसके तहत कहा गया कि जितने भी भारतीय हैं वो अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं, जबकि यूरोपीय अपने पास हथियार रख सकते हैं। तो इस प्रकार से लोगों के अंदर राष्ट्रीयवादी घटनाएं उनके अंदर आती गई। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा जो कह रहा है कि वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया जिससे सरकार की आलोचना करने वाले चुप कराए जा सकें। तो यह भी बिल्कुल सही है कि साल 1878 में ही वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया और जिसे कहा गया कि प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया कि आप ऐसे किसी भी इस खबरों को नहीं लिखेंगे अपने न्यूज़पेपर में जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो। तो यह भी जो चीज़ें थी वह बेसिक तौर पे भारतीयों के मन में राष्ट्रवादिता की भावना को जागृत कर रहा था। तो दूसरा वाला भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा कह रहा है इल्बर्ट बिल जिसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, उसको वापस ले लिया गया। तो बात करते हैं 1884 में उस समय कानून के प्रमुख लॉर्ड इल्बर्ट थे और उन्होंने इल्बर्ट बिल का प्रावधान किया कि अब भारतीय भी यूरोपियों के मुकदमों को सुन सकते हैं। और इसको जैसे ही पेश किया गया काफ़ी यूरोप में विवाद हुआ और उसके बाद वहाँ पे जो लॉर्ड इल्बर्ट थे उनको हटा दिया गया और साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ें कहा गया कि मतलब जो इल्बर्ट बिल था उसको समाप्त कर दिया गया। तो तीसरा वाला भी ऑप्शन आपका सही होता है। और चौथा कह रहा है कि बाल विवाह निषेध एक्ट को 1929 में पारित किया गया। तो ये आपका बाल विवाह निषेध एक्ट तो सही है, लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि राष्ट्रवादिता की भावना इस एक्ट के जरिए लोगों के मन में नहीं आई थी। तो आपका जो सही ऑप्शन होता है आपका ए वाला होता है कि ABC जो घटनाएं हैं वह ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीयों में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि 1905 में बंगाल विभाजन के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करें। पहला जो कह रहा है वो कह रहा है आपका कि बंगाल का विभाजन लोगों की बिहार और उड़ीसा के भागों से अलग करने की इच्छा से किया गया था। तो यह बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि बंगाल का विभाजन जो था वह बिहार और उड़ीसा से अलग करने के लिए नहीं, हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए किया गया था। ठीक है, क्योंकि आपका जो ईस्ट बंगाल पड़ता था उसमें ज़्यादातर मुस्लिम हुआ करते थे और वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर जो आज का पश्चिम बंगाल हमारा है उसमें ज़्यादातर हिंदू हुआ करते थे। तो इनकी एकता को ठीक है भंग करने के लिए बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में लाया गया था। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन इस प्रकार से गलत होता है। दूसरा जो कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है आपका कि अंग्रेज बंगाली नेताओं के प्रभाव को कम करना और लोगों में फूट डालना चाहते थे। तो यह बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होता है कि अंग्रेज चाहते थे कि जितने भी, क्योंकि आप देखेंगे उस समय जो बेसिक तौर पे राष्ट्रवादिता आंदोलन शुरू हुआ था यह पहले आपके बंगाल में ही शुरू हुआ और बंगाली जो आपके नेता थे उनके प्रभाव को कम करना चाहते थे और उनके प्रभाव को कम करने का एक ही तरीका था कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए और इस प्रकार से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को भारत में बो दिया था। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होता है। तीसरा कह रहा है कि यह भारतीयों के हित में प्रशासनिक सुविधा थी। तो यह बिल्कुल गलत था, क्योंकि यह अंग्रेजों के हित के लिए प्रशासनिक सुविधा थी, न कि भारतीयों के हित के लिए प्रशासनिक सुविधा थी। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन भी आपका गलत होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है कि केवल बी वाला ऑप्शन सत्य है और बाकी सारे आपके सही नहीं हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि आरंभिक तौर पर विधायिका और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण के प्रस्ताव का अभिप्राय क्या था। तो यहाँ पर पहला कह रहा है कि गरीब लोगों के प्रतिनिधि और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा कह रहा है कि समाज में व्याप्त असमानताओं को खत्म करना तथा लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग देना। तीसरा कह रहा है ऐतिहासिक उत्पीड़न और अभिजात वर्ग को अमानवीय दशाओं में सेवा उपलब्ध कराए जाने के लिए क्षतिपूर्ति हेतु। और चौथा कह रहा है आपका कि सामाजिक रूप से संपन्न किंतु गरीब व्यक्तियों को सहायता प्रदान हेतु। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है कि जो नौकरियों में सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव का जो अभिप्राय था वह था कि जो लोग सामाजिक रूप से संपन्न तो हैं लेकिन किंतु वह गरीब व्यक्तियों की सहायता करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए बेसिक तौर पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी।
अगला क्वेश्चन है आपका कि पठार के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कह रहा है कि पठार में खनिज की प्रचुरता होती है, जो कि बिल्कुल सही है। आप देखोगे साउथ इंडिया पूरा डेक्कन प्लेटो है और यहाँ पर आप सबसे अधिक मात्रा में खनिज को देख सकते हैं, तो पठार में खनिज की प्रचुरता होती है, बिल्कुल आपका सही है। दूसरा जो कह रहा है आपका कि लावा पठार में काली मिट्टियों की प्रचुरता मिलती है जो उपजाऊ है, तो बिल्कुल आपका सही है कि जब आपका ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इसके जरिए जो लावा निकलता है और उसके बाद जो मिट्टियाँ प्राप्त होती हैं वह काली मिट्टी होती है और यह काफ़ी अधिक उपजाऊ होती है, तो आपका बी वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। सी कह रहा है कि पठारी क्षेत्रों में मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है, तो यह गलत है क्योंकि पठारी क्षेत्र काफ़ी अधिक तप्त होते हैं। जैसे कि आप देखोगे पूरे भारत की अगर बात की जाए तो जितनी जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में रहती है उससे कम जनसंख्या कहाँ पे दक्षिण भारत में रहती है, पठारी क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर मनुष्यों के रहने के लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं होता है, तापमान अधिक होता है, पानी की कमी होती है, ठीक है, तो जिसके कारण मनुष्यों के रहने के लिए वह क्षेत्र अच्छा नहीं होता है, तो आपका सी वाला ऑप्शन गलत होता है। और चौथा कह रहा है कि पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है कि आप देखेंगे भारत में ही, ठीक है, जितने अधिक आपको जलप्रपात साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं उतने आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलते हैं, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आपका ए, बी और डी ऑप्शन सही है और सी वाला ऑप्शन आपका गलत है। अगला एक कथन और कारण से है। कथन कह रहा है कि सभी देश ने निश्चय किया कि यामोत्तर गिनती संदर्भ रेखा से शुरू किया जाए, ठीक है, तो आपका बिल्कुल आपका सही है कि सभी देशों ने निश्चित यह किया था कि एक हमारी यामोत्तर हो, ठीक है, जिसके कारण सभी देशों का क्या हो कि बेसिक तौर पे कि सभी देशों का एक निश्चित टाइम जोन हो, तो यह बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि सभी देशांतर यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, तो बिल्कुल आपका सही है क्योंकि जो यामोत्तर रेखाएं या देशांतर रेखाएं होती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं और इन सभी की लंबाई क्या होती है, एक समान होती है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वह ए की सही व्याख्या करता है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए और आगे कह रहा है कि ऊपर दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो पहला कह रहा है कि ग्रीष्म आयनांत, तो जब हमारे यहाँ, ठीक है, ग्रीष्म आयनांत किसे कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे चरम की गर्मी पड़ती है और इसी को हम लोग ग्रीष्म आयनांत कहते हैं, तो यह उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म आयनांत 21 जून को दिया है, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है शीत आयनांत, तो शीत आयनांत बेसिक तौर पे दिसंबर के समय में आपने देखा, हम उत्तर भारत में रहते हैं, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं भारत, तो शीत आयनांत कब होता है, तो आपने देखा होगा जो बड़ा दिन होता है वह कब होता है, आपका 22 दिसंबर को होता है और उस समय पूरे उत्तरी गोलार्ध में चरम की ठंडी पड़ रही होती है और सबसे छोटी रात होती है और दिन उस समय तो सबसे बड़ी, मतलब बेसिक तौर पे सबसे छोटा उस समय उत्तरी गोलार्ध में रात होता है, सॉरी उस समय जो होता है कि रात जो होती है काफ़ी बड़ी होती है उत्तरी गोलार्ध में और दिन क्या होता है सबसे छोटा होता है, तो जो शीत आयनांत का समय होता है ना वह 22 दिसंबर का होता है, न कि 22 नवंबर का। और उसके बाद है आपका 21 मार्च, तो यहाँ पे बात करते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ती हैं, विषुवत रेखा पे पड़ती हैं, तो 21 मार्च को हम लोग बसंत विषुव के नाम से जानते हैं या केवल विषुव की घटना कहते हैं और 23 सितंबर को हम लोग शरद विषुव के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर आपका सी वाला भी ऑप्शन सही होता है। तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन गलत है, तो हम कह सकते हैं कि ए और सी जो है ऑप्शन आपका सही है। बी वाला क्यों गलत है मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच में दोपहर के जब 12 बजते हैं तो ग्रीनविच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा। तो आपने पता है कि जो 0 डिग्री देशांतर है इसको हम लोग ग्रीनविच के नाम से जानते हैं और उसके बाद 0 डिग्री देशांतर के जो देश जितना पूर्व में होता है उसका समय उतना आगे होता है। जैसे कि आपने पता है कि भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से है और आपने पता है कि ये पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो इस प्रकार से 82.5 डिग्री देशांतर पार करने में पृथ्वी को 5 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। और अक्सर करके आप देखते हो कि हम लोग जब अपना टाइम सेट करते हैं तो +5:30 सेट करते हैं क्योंकि हमारा जो समय है, ठीक है, वो GMT से यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है क्योंकि हम लोग पूर्वी देशांतर में स्थित हैं और जो देश ग्रीनविच से जितना पश्चिम में स्थित होता है उसका समय उतना
पीछे होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह कह रहा है कि 25 डिग्री पश्चिम में है, तो आप देख सकते हैं कि 25 डिग्री जो देशांतर है उसमें अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 100, यानी कि हमें 100 मिनट पश्चिम। तो दोपहर के अगर 12 बज रहे हैं तो 100 मिनट में आपका कितना समय होगा, तो आपका 100 मिनट में होगा 1 घंटा 40 मिनट। तो 12 बजे से जब 1 घंटा 40 मिनट आप पीछे जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि उस समय दोपहर मतलब कि सुबह के 10:20 का समय हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है कथन ए व बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ए कह रहा है कि यह घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, और दूसरा जो कह रहा है वह कह रहा है आपका कि यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मौसम नहीं होता है। तो बिल्कुल आपका कि जब आप पढ़ोगे तो भूमध्य रेखा के जो पास पाए जाते हैं उन्हें हम लोग बेसिक तौर पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य में आपका उष्णकटिबंध का विस्तार होता है। और इसमें जो आपके भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं जो वन, उन्हें हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के नाम से जानते हैं। तो ये जो व्याख्या कह रहा है वह आपका है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी कि यह घने वृक्ष जो होते हैं भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, यहाँ पर मौसम कभी शुष्क नहीं होता है। ठीक है, और ये जो पौधे होते हैं ये हमेशा मतलब अपने पत्तियों को गिराते रहते हैं और हमेशा इन पर नए पत्ते आते रहते हैं, जिसके कारण यह सदा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। इन वनों में जो वर्षा होती है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा में औसतन देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि सहारा मरुस्थल के संदर्भ में ए बी सी कथन पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। अब यहाँ पे कह रहा है सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 10.95 मिलियन वर्ग है। ठीक है, तो बात करते हैं कि बेसिक तौर पे पूरे विश्व में जो है आपका फैला हुआ, तो सहारा का अगर बात करें तो यह 10.5 नहीं 8.54, ठीक है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है आपका कि ट्यूनीशिया देश का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान से आच्छादित है। तो बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि अगर बात करें कि सहारा रेगिस्तान किन किन देशों में फैला हुआ है, तो सहारा रेगिस्तान कुल 11 देशों में फैला हुआ है। या 11 देश कौन कौन से हैं, तो अल्जीरिया हैं, चाड हैं, मिस्र हैं, लीबिया हैं, माली हैं, मारितानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, सूडान है, ट्यूनीशिया है और पश्चिमी सहारा है। तो यहाँ पर ट्यूनीशिया भी आता है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। सी वाला कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान में ऊंचे पठार और चट्टानी सतह भी शामिल है। तो बिल्कुल आपका यह सही है कि यहाँ पे बेसिक तौर पे यह मरुस्थल जो है बालू के विशाल ऊंचे परतों से ढका हुआ है और यहाँ पर कई सारे पठारी चट्टानें भी शामिल हैं। तो सी वाला ऑप्शन भी आपका सही होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए वाला ऑप्शन तो आपका गलत है, परंतु बी और सी सही है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक वर्षा वन में पाई जाने वाली वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक क्रमशः संबंध कीजिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो आपके वर्षा वन होते हैं वहाँ पर सबसे निम्न परत से लेकर उच्च परत तक के आपको वनस्पतियों को सजाना है। तो किसी भी वर्षा वन में सबसे पहले आपका भूमि परत आता है, तो पहले नंबर पे ए रहेगा। उसके बाद आपका जो आता है वितान आता है। ठीक है, वितान को कानोपी के नाम से जानते हैं, कानोपी, तो दूसरे नंबर पे आपका सी रहेगा। उसके बाद आपका जो आता है वह आता है झाड़ीदार परत, तो आपका तीसरे नंबर पे ई रहेगा। उसके बाद आपका उसके बाद आपका आता है उसके बाद आपका झाड़ीदार परत नहीं, उसके बाद आपके आते हैं तरुण वृक्ष। ठीक है, यहाँ पे हम इसको फिर से बता देते हैं कि किसी भी वन वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं उनकी परत क्या होती है। तो सबसे पहले आपके आते हैं भूमि परत। ठीक है, तो पहले नंबर पे आपका ए होगा। उसके बाद आपका आता है झाड़ीदार परत। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका आता है झाड़ीदार परत, तो दूसरे नंबर पे आपका ई होगा। तीसरे नंबर पे आपका आता है तरुण वृक्ष। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका तरुण वृक्ष आता है। चौथे नंबर पे आपका आता है वितान। ठीक है, चौथे नंबर पे आपका वितान आता है और पाँचवें नंबर पे उद्गामी परत आते हैं, तो आपका पाँचवें नंबर पे हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी। जानते हैं इसके बारे में
कि एक वर्षा वन में पाई जाने वाले वनस्पतियों को निम्न परत से उच्च परत तक अगर क्रमशः विभाजित किया जाए तो इनमें सबसे पहले भूमि परत, झाड़ीदार परत, तरुण वृक्ष, वितान और उद्गामी परत शामिल होते हैं। वर्षा वन वे जंगल हैं जहां न्यूनतम वार्षिक वर्षा, ठीक है, जो 1750 से 2000 मिलीमीटर तक होती है। विश्व के कुल ऑक्सीजन का 28% जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है हमें वर्षा वनों से ही प्राप्त होता है। सबसे निचली परत का भूमि परत या वन स्थल कहते हैं और यह सूर्य का केवल 2% भाग ही यहाँ पर पहुँच पाता है। झाड़ीदार परत को सूर्य का केवल 5% प्रकाश मिल पाता है और इस स्तर पर पत्ते बहुत बड़े होते हैं। वितान परत के पेड़ों की लंबाई कुल 30 से 45 मीटर की होती है और उद्गामी परत में वृक्ष वितान परत से भी ऊंचे जिनकी लंबाई 45 से 55 मीटर तक होती है तथा कुछ प्रजातियों की जो लंबाई होती है वह 70 से 80 मीटर तक की भी होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय पवनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्थानीय पवनों के बारे में दिया है तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि यह किसी छोटे क्षेत्र में दिन में विशेष समय में चलती हैं। दूसरा कह रहा है आपका कि यह विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। तीसरा कह रहा है कि यह वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। और चौथा कह रहा है कि मानसून पवनें अस्थायी पवनों का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे मानसून पवनों के यहाँ पे जो कह रहा है कि अस्थायी पवनों के संबंध में कौन सा सही है, तो सही आपका ऑप्शन होता है सी कि यह वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग अस्थायी पवन कहते हैं। बात करते हैं अस्थायी पवनें पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव से विकसित होती हैं। यह क्षैतिज रूप से प्रभावित होती हैं और इन पवनों का विकास अस्थायी वायुदाब पेटियों में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। अगर स्थानीय पवनों की बात की जाए तो पहला है आपका व्यापारिक पवनें, दूसरा है आपका पछुआ पवनें और तीसरा है आपका ध्रुवी पवनें। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प का अपने को चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि धरातल पर प्राप्त सूर्यताप यानी कि आतपन की मात्रा उष्णकटिबंधीय से लेकर ध्रुवों तक भिन्न पाई जाती है। तो बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि सबसे अधिक सूर्य की मात्रा हमें उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में, और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे इसकी मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो यह बिल्कुल सही है कि भिन्न पाई जाती है। दूसरा कह रहा है कि नगर में भीड़ वाले ऊंचे भवन ठंडी हवा को रोक लेते हैं और नगरों का तापमान घटने लगता है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि हम क्यों गलत है इसके बारे में आगे बताएंगे। तीसरा कह रहा है कि मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान में भिन्नता पाई जाती है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए और सी। ए और सी सही होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के परिक्रमण और परिभ्रमण यानी कि घूर्णन तथा अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर सूर्य के प्रकाश की मात्रा समान नहीं पहुंच पाता है। चूंकि सूर्य का प्रकाश ध्रुवों पर तिरछा पड़ता है, इसलिए धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा उष्णकटिबंधों से लेकर ध्रुवों की ओर भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। मैदानी भागों की अपेक्षा समुद्री भागों में तापमान की कम भिन्नता का कारण यह है कि जल स्थल की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होता है और ठंडा भी धीरे धीरे होता है। तो इस प्रकार, और बी वाला कथन इसलिए गलत है क्योंकि ऊंचे ऊंचे भवन नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर जो भवनों का निर्माण है यहाँ पे वृक्षों का कटाव कर दिया गया है। ठीक है, ज़्यादातर कंक्रीट के भवनों के निर्माण है, जिसके कारण सूर्य का तापमान जैसे ही पहुँचता है उसके कारण ठीक है जल्दी यहाँ पर क्या होती है, गर्मी हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका बी वाला ऑप्शन गलत होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मिलान करना है और यहाँ पे वनस्पति का प्रकार दिया है और पौधों की प्रजातियाँ दिया है। तो सबसे पहले कटीली झाड़ियों के रूप में कौन आता है, तो कटीली झाड़ियों के रूप में खैर, जिसको हम लोग सामान्य रूप से कत्था के वृक्ष के नाम से जानते हैं, खैर का वृक्ष यानी कि कत्था का वृक्ष, तो यह कटीली झाड़ियों का उदाहरण है। तो ए का हो जाएगा आपका 2। बी है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो जब आप उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिसे हम लोग सदाबहार वन के नाम से जानते हैं, इनके बारे में जब वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन का ही वृक्ष है आबनूस। तो बी का हो जाएगा आपका 3। उसके बाद है आपका सी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो हम लोग बेसिक तौर पे उत्तर भारत या भारत जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के क्षेत्र में स्थित है और आप यहाँ पे जगह जगह पर देखेंगे नीम के पौधे हैं। तो आपका सी का हो जाएगा 4। और उसके बाद मैग्रोव वन है। तो मैग्रोव वन भारत में सबसे अधिक कहाँ पे आता है, पश्चिम बंगाल में और गुजरात में। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम आता है और पश्चिम बंगाल का जैसे ही नाम आता है तो मैग्रोव वन में जो वृक्ष पाए जाते हैं
वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है वहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, और इसीलिए यहाँ पर नाम इसका ना क्या रखा गया, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरी के वृक्ष के कारण ही वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर सुंदरी का जो वृक्ष है एक प्रकार का मैंग्रोव वन का उदाहरण है, तो डी का हो जाएगा आपका वन। तो यह आपका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण संबंधी निम्नलिखित वाक्यों में से सही का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो सही विकल्प का आपका चुनाव करना है। तो पहला कह रहा है आपका कि नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। तो बिल्कुल आपका सही, क्योंकि मानव की पहली जो आवश्यकता होती है वह जल की आवश्यकता होती है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ वो किसी न किसी नदी घाटियों के किनारे ही हुआ था। तो पहला वाला तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि वह कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोग मैदानी क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि मैदानी क्षेत्र जो है वह कृषि के लिए सर्वोत्तम उपयोगी है। तो बी वाला आपका गलत होता है। सी कह रहा है कि लोग समतल मैदानों में सहज ढालों पर रहने को वरीयता देते हैं। तो यह भी गलत है, क्योंकि लोग समतल मैदानों में समतल स्थानों पर मतलब कि सहज रहने की वरीयता देते हैं, न कि ढालों पर रहने की वरीयता। और ढाल कहाँ पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, न कि समतल मैदानों में। तो सी वाला ऑप्शन इस प्रकार से गलत होता है। और डी कह रहा है कि लोग कठिन जलवायु में रहने को वरीयता देते हैं। तो सॉरी, यहाँ पर समतल मैदानों में सहज ढालों पर, सॉरी यहाँ पे लिखा है सहज ढाल। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही है कि सहज ढाल का मतलब होता है कि समान रूप से निम्न ढाल जहाँ पर हो, ठीक है, वहाँ पर रहने को लोग क्या करते हैं, वरीयता देते हैं। तो आपका ए सही है और सी सही है। चौथा कह रहा है आपका कि लोग कठिन जलवायु में रहने को वरीयता देते हैं। तो बिल्कुल आपका गलत है। लोग बेसिक तौर पे समान कठिन जलवायु कहाँ पे पाया जाता है, पहाड़ों पर कठिन जलवायु। कठिन जलवायु का मतलब होता है कि जहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता कम हो, ऐसे क्षेत्रों को हम लोग कठिन जलवायु के नाम से जानते हैं। तो ऐसे स्थानों पर लोग रहना कम पसंद करते हैं। और मैदानों में इसके विपरीत यहाँ की जलवायु सामान्य होती है, ठंडी, विभिन्न प्रकार के मौसमों की जो अवस्थाएं होती है वो भी क्या होती है, सामान्य होती है। तो लोग सामान्य जलवायु में रहने को वरीयता देते हैं, न कि कठिन जलवायु में। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका ए और सी। तो आपका जो सही ऑप्शन होता है वह डी सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही हैं। आगे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। तो पहला कह रहा है कि प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, बिल्कुल आपका सही है। इसीलिए बेसिक तौर पे टैगोर ने शांति निकेतन की जो स्थापना करी थी एक प्राकृतिक वातावरण में करी थी। तो उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम होता है। दूसरा कह रहा है कि कला, संगीत और साथ ही साथ मृत्यु पर बल देना, कि लोग कला को भी सीखे, संगीत को, और मृत्यु के बारे में भी लोग बेसिक तौर पे जाने। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक तौर पे कला, संगीत और सॉरी डांस, यहाँ पे मृत्यु नहीं होगा, नृत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मृत्यु नहीं है, नृत्य के ऊपर बल देना। तो इन्होंने कहा था कि कला, संगीत और नृत्य लोगों में सृजनात्मकता का उद्गम करती है, सृजनात्मकता को जगाती है। तो इसलिए बच्चों में कला, संगीत और नृत्य पर बल देना चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि पाश्चात्य सभ्यता, विज्ञान और तकनीकी की आलोचना। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि टैगोर ने पाश्चात्य सभ्यता, विज्ञान और तकनीकी की उन्होंने प्रशंसा करी थी, ठीक है, न कि आलोचना किया था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए वाला, कि ए और बी आपका सही ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। तो पहला कह रहा है कि जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च आश्रिता को दर्शाता है। तो बिल्कुल आपका यह गलत ऑप्शन होता है। दूसरा कह रहा है आपका कि वयोवृद्ध आश्रित जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देते हैं। बिल्कुल आपका सही, जो जनसंख्या पिरामिड होता है उनके ऊंचे पर वयोवृद्धों को दिखाया जाता है। और सी कह रहा है आपका कि चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से सकरा होता जाता है वह जन्म एवं मृत्यु दर की उच्च दरों को दर्शाता है। तो यह भी आपका सी वाला भी ऑप्शन सही होता है। तो आपका सही ऑप्शन है बी, कि बी और सी तो सही है, परंतु ए आपका गलत है। तो जानते हैं यहाँ पर कि जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या की आयु, लिंग, संरचना का चित्रमय प्रस्तुति करता है। इसमें बच्चों की संख्या और जन्म दर को निचले स्तर पर दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों की संख्या और जन्म दर निचले स्तर पर रहता है, जबकि वृद्धों की संख्या पिरामिड के शीर्ष स्तर पर दिखाया जाता है। यहाँ पे ओल्ड मैन हो गए, यहाँ पर चिल्ड्रेन हो गए आपके। उसके बाद बात करते हैं कि इसका आधार चौड़ा और शीर्ष पतला त्रिभुजाकार पिरामिड जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को उच्च दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में निर्भर लोगों की संख्या बताता है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का तथा जो दायां भाग होता है, ठीक है, वह क्या होता है, महिलाओं का। यहाँ पे जो दायां भाग होता है वह महिलाओं का होता है, ठीक है, और बायां भाग जो होता है वह पुरुषों का होता है।
अगला क्वेश्चन है कि कृषि के प्रकार पर निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और आगे कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कह रहा है आपका कि तकनीकी के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित खेती में किया जाता है, तो बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि तकनीकी के उच्चतम स्तरों का प्रयोग हम मिश्रित खेती में करते हैं, क्योंकि मिश्रित खेती में एक साथ पशुपालन करना और खेती भी करना, तो तकनीकी के निम्न स्तरों से हम मतलब कि यहाँ पर बेसिक तौर पे ठीक है मिश्रित खेती नहीं कर सकते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत होता है। दूसरा कह रहा है कि स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है, बिल्कुल आपका सही है। स्थानांतरित कृषि जिसे हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं, असम में झूम खेती के नाम से जाना जाता है, तो यह जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, ठीक है। गहन खेती जो होता है वह व्यवसाय के लिए किया है, जैसे कि मैदानी क्षेत्रों में गहन खेती किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वाणिज्य या व्यापार के लिए करते हैं। और जो निर्वाह कृषि होता है कि बेसिक तौर पे कि हम बस उतना ही उगाएंगे जितना हमारा काम हो, तो ऐसे खेती को हम लोग जीवन निर्वाह के नाम से जानते हैं। तो स्थानांतरित खेती जो होता है एक प्रकार का जीवन निर्वाह खेती होता है, जो कि एक कृषि का पुरातन प्रकार है। दूसरा कह रहा है कि स्थानीय कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप से भी जाना जाता है, तो बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि आपने पता है कि जो झूम खेती करते हैं लोग, तो वह एक जगह पे जंगलों को पत्तियों क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी निराई गुड़ाई कर कर वहाँ पर खेती करते हैं, तो इसीलिए इसे कर्तन और दहन खेती के नाम से जाना जाता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन भी सही होता है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है बी, कि बी और सी दोनों के दोनों सही हैं, और ए वाला क्यों गलत है मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिनियम पारित किया था? ऑप्शन है आपका भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका या जर्मनी। तो 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव के रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया। यह आंदोलन विधि के समझ समानता के लिए किया गया था। यह अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ कानूनी नस्ली भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से घटनाओं और सुधार आंदोलनों के एक समूह का संदर्भ करता है। इसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया। इस आंदोलन में अहिंसक तरीकों का प्रयोग भी किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि समुद्र के समीप क्षेत्र, मतलब कि यहाँ पे कथन और कारण दिया हुआ है, तो कथन जो आपका कह रहा है ए, वह कह रहा है आपका कि समुद्र के समीप क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों के जीवन से बहुत भिन्न होता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि समुद्र के क्षेत्र की जलवायु अलग होती है और पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु अलग होती है, जिसके कारण इनका रहन सहन, खान पान, इनका पहनावा सब कुछ क्या होता है, अलग अलग होता है। दूसरा कह रहा है कि लोग अपने जीवन की भौगोलिक परिस्थितियों का अनुकूल ढाल लेते हैं। तो यह भी आपका बिल्कुल सही, जैसा मैंने बताया कि जहाँ पर जैसे कि समुद्र के किनारे आप देखेंगे तो यहाँ पर लोगों का खाना पीना, ठीक है, मछली और इनके कपड़े भी बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते थे। ये अपने आप को अपनी परिस्थितियों के अनुकूल यहाँ पे ढाले होते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात की जैसे जम्मू कश्मीर, तो यहाँ के भी लोगों का खान पान और पहनावा जो है, ठीक है, वह बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम, मतलब कि ठंडी अधिक पड़ती है, तो इन लोगों के पहनावा भी अलग है। तो इन लोगों ने अपने आप को अपने जलवायु के अकॉर्डिंग ढाल रखा है। तो आपका आर वाला भी कथन सही होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को उनके जन भागीदारी के आरोही क्रम में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे आरोही क्रम कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आरोही क्रम जो होगा उसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे नीचे जो आता है आपका ग्राम पंचायत आता है, ग्राम पंचायत। उसके बाद क्या आता है आपका पंचायत समिति आता है, और सबसे ऊपर जो आता है आपका जिला परिषद आता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपका, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, उसके बाद आपका ए वाला ऑप्शन और उसके बाद आपका सी वाला ऑप्शन। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, ठीक है, आपका सही ऑप्शन होता है सी। तो दोस्तों ये था आपके सी टेट का 16वां वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।